सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। हेराल्ड का खेल, ईडी ने डाली नकेल। ईडी ने कल शाम हेराल्ड का जो दफ्तर है उसको सील कर दिया है। वहां पर जो यंग इंडिया लिमिटेड का ऑफिस है उसको सील कर दिया है और इसके लिए ईडी ने ये कहा कि वहां पर कोई मौजूद नहीं था, हम अपनी तलाशी पूरी नहीं कर पाए हैं, इसलिए उसको सील कर दिया गया है, वहां ताला लगा दिया गया है, किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। और ये भी खबरें आ रही हैं कि कुछ दस्तावेजी सबूत ईडी के हाथ लगे हैं और अब ईडी आगे कार्रवाई बढ़ाएगी। अब सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर, सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा हो रहा है वो हो रहा है सोनिया और राहुल गांधी के लिए खड़ा हो रहा है कि ईडी अगर इतनी सख्ती दिखा रही है, ईडी अगर इस तरह से भ्रष्टाचार पर नकेल डालने की कार्रवाई कर रही है, तो यानी कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई राहुल और सोनिया के खिलाफ भी हो सकती है, उनके विरुद्ध भी हो सकती है, मुश्किल में पड़ सकते हैं। ये पूरा जो मामला है, ये मामला है कि किस तरह से कुछ लाख रुपए में 2000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को अपने नाम कर लिया, निजी खाते में पूरा उसका पैसा आ रहा है, क्योंकि यंग इंडिया लिमिटेड में सोनिया 70% के भागीदार है। 76% के स्टेक्स तो सिर्फ गांधी परिवार के पास चले गए। सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों के पास 38% शेयर्स हैं, यानी कि 76% शेयर सोनिया और राहुल के पास कुल मिलाकर हैं, गांधी परिवार के पास है। अब इसी को लेकर ये पूरा घालमेल शुरू हुआ था कि उसको लोन भी मिल गया था हेराल्ड को, अखबार को, उसके बावजूद 2008 में वो बंद हो गया। उसके बाद में यंग इंडिया लिमिटेड बनी 2010 में, फिर उसने उसको टेक ओवर कर लिया। उसके बाद में बहुत सारी चीजें इसमें देखिए सामने आ रही हैं। 12 जगहों पर छापेमारी की है ईडी ने और उसके बाद कल ये ताला लगाने की कार्रवाई की है। आज हमने सारा दिन देखा, कांग्रेस कहती रही कि ये कार्रवाई गलत हो रही है, बदले की राजनीति हो रही है। राहुल गांधी ने भी आज मीडिया से बातचीत करी है उन्होंने, और लगातार ईडी ने जो सख्ती इस बार दिखाई है, ईडी ने दफ्तर, जो कांग्रेस दफ्तर है, कांग्रेस मुख्यालय, उसके बाहर भी सख्ती कर दी है। उसके बाहर पहरा बिठाया हुआ है, राहुल गांधी सोनिया गांधी के आवास के बाहर पहरा बिठाया हुआ है ताकि कोई भी अप्रिय घटना न घटने पाए। अब ये करने की जरूरत क्यों पड़ी? कांग्रेसी कह रहे हैं कि पहरे में नहीं रख सकते हैं सच को। ईडी बीजेपी के हाथ की कठपुतली बनकर काम कर रही है, ये कांग्रेस इल्जाम लगा रही है और कह रही है कि सच को पहरे में रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो हुआ, हमने जो देखा सोनिया और राहुल से पूछताछ के दौरान, वो इस सच से परे है। उसका सच ये था कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामेबाजी की थी, सड़कों पर उतर आए थे, कई जगह आगजनी देखी गई थी, कई जगह ये भी देखा गया कि पुलिस वालों के साथ भी अभद्रता की गई थी। और उसके बाद अब जब ईडी ने कार्रवाई की तो ईडी ने सबसे पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों की व्यवस्था उन्होंने की और इसी के चलते पहरे बिठाए गए हैं तमाम जगहों पर। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करी गई है कि कोई भीड़ न इकट्ठी होने पाए, स्थिति नियंत्रण से बाहर ना जाने पाए। हमने राहुल गांधी को सुना, उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि हम डरने वाले नहीं हैं और हम देश में हार्मनी बनाए रखने का काम करेंगे। हमें डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम डरेंगे नहीं। एक बार सुनवाते हैं आपको राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है। आज प्रदर्शन होगा राहुल? नहीं, देखिए, आप नेशनल हेल्थ कर रहे हैं जी सर। देखिए, ये पूरा इंटिमिडेशन का अटेम्प्ट है। ये सोचते हैं कि थोड़ा सा मतलब प्रेशर डाल के हमें चुप कर देंगे, गलत नहीं होने वाले जी। जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहे ये कुछ भी कर। सर, बीजेपी कह रही है कि रण छोड़ने भी नहीं देंगे और भागने भी नहीं देंगे। मतलब बीजेपी संबित पात्रा कह रहे हैं कि भागने नहीं देंगे और रण की बात कर रही है, लड़ाई की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी। भागने की कौन बात कर रहा है? भागने की वो बात कर रहे हैं। देखिए, सुनिए बात जी। हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल जी बोलने दीजिए। जी जी। जो मेरा काम है, देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा। जी, ये कुछ भी कर लें। तो सुना आपने, राहुल गांधी कह रहे थे कि इंटिमिडेटिंग की ये कार्रवाई है, इंटिमिडेट करने की कोशिश की जा रही है, यानी डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम डरेंगे नहीं, हम जनता की आवाज उठाएंगे, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और साथ ही उन्होंने कहा कि देश में हार्मनी बनाने का जो काम है मैं उसको करता रहूंगा।
इसके अलावा आपको बता दें कि एफएम न्यूज कुछ सवाल खड़े कर रहा है, कुछ सवाल हैं एफएम न्यूज के इस पूरे मसले को लेकर जो कार्रवाई अब हुई है। क्या ईडी की कार्रवाई पर विपक्ष के जो सवाल है वो जायज है? विपक्ष जिस तरह से उंगली उठा रहा है, क्या वो जायज है? क्या अब जेल जाने की बारी है? तालाबंदी कर दी गई है, तमाम दस्तावेज कहे जा रहे हैं कि उन्हें मिले हैं। क्या अगली कार्रवाई जेल जाने की होगी? ईडी की कार्रवाई से क्यों विपक्ष डरा है? क्यों लगातार नारेबाजी हो रही है? क्यों लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं? क्या वाकई पाक साफ है राहुल और सोनिया, या फिर पूरी कांग्रेस इस कोशिश में लगी है कि अपने नेताओं को बचा लिया जाए? दफ्तर में किराए से कमाई होती रही तो फिर अखबार की छपाई कहां हो रही थी? अब ये सवाल आप सोचेंगे कि किस तरह से हो रही थी, इसका जवाब भी मैं आपको बता दूं। देखिए, ईडी को जो सबूत मिले हैं उसमें यह भी पाया गया कि लखनऊ में जो पूरी बिल्डिंग थी जहां पर हेराल्ड का दफ्तर चलना था, नेशनल हेराल्ड का अखबार का काम होना था, पत्रकारिता का काम होना था, उसको पूरा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में तब्दील कर दिया गया। नीचे उसमें पूरी दुकानें बना दी गई हैं और उसमें बाकायदा किराया लिया जा रहा है। दुकानदारों को जो है किराए पर दुकानें दे दी गई हैं और वो दुकानदार साफ मीडिया पर बता रहे हैं कि हम एजेएल को किराया देते हैं। तो फिर अगर किराए पे दे दी गई हैं चीजें और किराए से आप कमाई कर रहे हैं तो अखबार की छपाई आखिर कहाँ हो रही थी? ये वो तमाम सवाल हैं जो आज एफएम न्यूज खड़े कर रहा है। और इन्हीं सवालों के साथ कुछ खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे मैं आपका तारुफ करा देती हूँ और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कि नेशनल हेराल्ड का ये जो खेल है अब कैसे ईडी कस रही नकेल है, क्या आगे कदम होगा ईडी का। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ शबनम पांडे जुड़ी हुई हैं जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं। विजय कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी के साथ मैं चर्चा आगे बढ़ाऊंगी। बहुत बहुत स्वागत है सर आप सबका। सर आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ आ रही है जी, आ रही है जी। सर सबसे पहला सवाल तो ये बनता है, कांग्रेस से मैं पूछना चाहूंगी, विजय कौशिक जी, पूरा हो हल्ला हुआ, कहा गया कि हम सत्याग्रह करेंगे, हम जो है हमें डराने की राजनीति हो रही है, कोई घपला नहीं है, कोई घोटाला नहीं है। भाई 5000 स्वतंत्रता सेनानियों ने नेहरू जी के साथ एक अखबार शुरू किया, उसको आपने दस्तावेज के खेल के जरिए पूरा का पूरा एक परिवार के सुपुर्द 76% शेयर अगर किसी एक के परिवार के पास है तो उन्हीं की संपत्ति हो गई ना सर वो। और फिर आप कह रहे हैं कि कोई घपला नहीं हुआ है। पिछली बार भी सर आप मेरे साथ थे और आपने तब भी यही कहा था कि घपला नहीं हुआ है। आतिशा जी, नीतीशा जी, सॉरी नीतीशा जी। जी सर। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ऊपर जो आरोप लगा रही है वो सारे बेबुनियाद हैं। अरे सर बीजेपी नहीं लगा रही है ना सर, ईडी जांच कर रही है। या तो आप बोल लीजिए या मैं बोल। नहीं मैं सही तो मैं बोल रहा हूँ तो पहले मुझे बोल लेने दीजिए, फिर अपनी बात बिल्कुल आप बोलिए सर, लेकिन जांच ईडी कर रही है। सबसे पहले मोदी जी गांधी परिवार की उन संपत्तियों का आकलन करें जो गांधी परिवार ने इस देश के लिए समर्पित कर दी। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि ये जो नेशनल हेराल्ड वाला मामला है ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे सोनिया गांधी जी हो या कोई थर्ड पर्सन हो, कोई भी इसमें से 1 रुपया नहीं ले सकता अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिए या व्यक्तिगत फायदों के लिए, या ना ही वो इस संस्था की संपत्तियों को अपना संपत्ति बना सकता है। जब प्रॉफिट ही नहीं ले सकता तो दूसरी बात छोड़िए ना कि भाई क्या है क्या नहीं है। एक संस्थान को चलाने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। नेशनल हेराल्ड अखबार घाटे में जा रहा था, उसके कर्मचारियों की तनख्वाह तक देने के लिए सिस्टम नहीं था। उन परिस्थितियों में जो हमारी पार्टी के सीनियर नेता हैं मोतीलाल वोरा जी, जो कि आर्थिक मामलों को देखते हैं, उन्होंने इसमें कुछ तकनीकी तौर पर बदलाव करवाए जिनके चलते एजीएल का गठन हुआ और जो पैसा घुमाया गया वो कर्मचारियों की तनख्वाह और दूसरे खर्चों के लिए दिया गया। गांधी परिवार ने इसमें से कोई चवन्नी नहीं ली। अच्छा, मैं पूरी गारंटी, जिम्मेवारी और विश्वास के साथ कह रहा हूँ आपके साथ ये बात। सर लोन तो मिल गया था ना, तो फिर अखबार क्यों बंद करना पड़ा, क्यों तनख्वाह नहीं दे पा रहे थे? आप जो कह रहे हैं अखबार जो है, अखबार की जो लाइन है ये हाथी पालने की तरह है। जरूरी नहीं है कि इससे कमाई हो, इसका खर्चा तो लाखों रुपए होता है रोजाना का, इसमें तो रोजाना के खर्चे हैं।
रोजाना का सिस्टम है भाई। या तो सरकार ये साबित तो करे, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के पास इतना सारा धन है, शायद कुबेर का खजाना कहीं से उनके हाथ लगा है कि वो सबकी तनख्वाहें भी अब दे पा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं। अच्छा शबनम पांडे जी, आप मुझे बता दीजिए, आखिर आप इतना हो हल्ला क्यों मचा रहे हैं भाई? नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है ये तो कैसे ये अपने नाम करेंगे? कैसे 76% के स्टेक इनके पास हैं लेकिन फिर भी इनको फायदा नहीं है? नितीशा जी, यही तो है जिस तरीके से जनता को बरगलाते आई है कांग्रेस पार्टी। मैं विजय जी से बस इतना पूछना चाहती हूँ, मान लीजिए इनका घर है और हम कहें इनके घर में बहुत गड़बड़ी चल रहा है इसलिए वो सारा घर नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी के तौर पे मैं ले लूं, बस आप चुप रहिए, आपका घर है, आप कहीं जाइए नहीं, आप कोई शिकायत नहीं करिए, ईडी कोई कार्रवाई ना करे, कुछ ना करे, तो ये कैसा लगेगा? 5,000 अगर शेयर होल्डर्स हैं और 5,000 शेयर होल्डर्स को एक तरफ करके एक परिवार लोन चुकाने के नाम पे तमाम हथकंडे अपनाकर पूरी प्रॉपर्टी अपने हाथ में कर ले और कह दे नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद छापे में पता चलता है कि वहाँ दुकानें खोलिए गए, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना के किराया वसूला जा रहा है। तो ये जो परिसर है जहाँ दुकानें किराए पर दी गई है वहाँ पर बियर शॉप भी है। यही मैं कह रही हूँ कि अगर अखबार छापने के नाम पे इस तरीके का हथकंडा अपनाया गया, जो आजादी के समय देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए जिस अखबार को नेहरू जी के अध्यक्षता में जिस अखबार को स्थापित किया गया, अखबार के इसको नेशनल हेराल्ड को, और उसको किस तरीके से आजादी के बाद खुद हथियार लेने का जो एक प्रकरण चला, जिसमें कि जब ईडी पूछती है कि जो किस तरीके से आपने शेयर लिए, क्या लिए, तो इन लोग दोनों ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने साफ तौर पे कह दिया कि ये सारी चीजें मोतीलाल वोरा जी जानते थे, अब उनका निधन हो चुका, उनके बच्चे सब कुछ जानते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए इनकी मंशा साफ दिखती है। और सबसे बड़ी बात, अगर ये साफ सुथरे हैं तो फिर ये कहने की जरूरत क्या है कि हम मोदी जी से नहीं डरते, क्योंकि ईडी ऑटोनोमस बॉडी है, इसमें मोदी जी या सरकार कहाँ आती है? अगर ईडी ने छापे मारे और ये जितने विपक्ष या जितने भी ऐसे लोग जिन्होंने तमाम तरह के ब्लैक मनी इकट्ठा किया, आज ईडी छापे मार रहे, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं लोगों के पास? किस तरीके से ईडी इन सब चीजों को 1,07,000 करोड़ की संपत्तियां जब्त की है अब तक ईडी ने। तो ये जितने ये सब कहते हैं कि ये तो द्वेष की भावना से, लेकिन ईडी ऑटोनोमस बॉडी है और अगर कोई साफ सुथरा है तो डरने की जरूरत नहीं, पर इतना डरे बौखलाए सत्याग्रह से लेके तमाम चीजें सड़कों पे करने की इन्हें जरूरत क्या? दाल में कुछ काला है ये भी जानते हैं। मैं निरंजन जी के पास में जाना चाहूंगी। निरंजन जी, कांग्रेस कह रही है कि अब रण करेंगे, अब विनती नहीं होगी, अब रण होगा। आखिर ये रण किसका चल रहा है? कांग्रेस कह रही है कि डराने की कोशिश हो रही है, हम रण करेंगे। रण किससे करेंगे? क्या ईडी से रण कर सकते हैं? देखिए नितीशा जी, मेरे को थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं सारी बातें आपको बताना चाहता हूँ। देखिए ऐसा है, कांग्रेस का मैं बार बार कहता हूँ कि कांग्रेस का वार रूम भी कमजोर है, कांग्रेस का वॉरियर भी कमजोर है। उनको यही नहीं पता है कि वो रण किससे कर रहे हैं। वो क्या रण इस देश के ऊपर जो भ्रष्टाचार की जो तोहमत लगी हुई है, क्या वो भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए रण कर रहे हैं? और जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, देखिए मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताना चाहता हूँ। देखिए ऐसा है, जो नेशनल हेराल्ड अखबार था वो एसोसिएट जनरल के कंपनी के एजेएल के अंडर में काम करता था। और एजेएल की जो संपत्ति है वो सार्वजनिक संपत्ति थी, वो किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं थी, क्योंकि सरकार के द्वारा उस समय में वो अलॉट की हुई संपत्ति थी। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एजेएल जैसे ही घाटे में गया, कांग्रेस पार्टी ने उसको 90 लाख रुपए का लोन दे दिया। और कांग्रेस पार्टी ने जब अपने लोन की रिकवरी के लिए एजेएल के पास कांग्रेस गई तो एजेएल ने हाथ खड़े कर दिया, हमारे पास पैसा नहीं है। तो उसके बाद में एक नई कंपनी बनाई गई, यंग इंडिया लिमिटेड। आप बात को ध्यान दीजिए, यंग इंडिया एक कंपनी बनाई गई और उस कंपनी को एजेएल से वसूली का वो दिया गया, एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। अब यंग इंडिया ने एजेएल को अपने यहाँ मर्ज कर लिया, मतलब एजेएल को उसने टेक ओवर कर लिया यंग इंडिया ने। और 50 लाख रुपए के अंदर नेशनल हेराल्ड
या यूं मैं कहूं कि जो एडीएल की जो 2000 आमतौर पे 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी मानी जाती है, लेकिन वो 2000 से 5000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। हाँ। वो प्रॉपर्टी यंग इंडिया के अंडर में आ गई, और यंग इंडिया किसका है? यंग इंडिया के अंदर मैक्सिमम जो शेयर होल्डिंग है वो गांधी परिवार की है। ये तो हुआ एक मुद्दा। अब दूसरे मुद्दे पे आना चाहता हूँ नितिशा, आपको मेरे को एक चीज अभी तक नहीं समझ में आ रही कि कांग्रेस क्यों हाय तौबा मचा रही है इस देश की जनता को, कि ये चीज कांग्रेस नहीं समझा पा रही कि ये जो नेशनल हेराल्ड मुद्दा कहां से शुरू हुआ। ये किसी सरकार ने शुरू नहीं किया, किसी शबनम पांडे ने या किसी निरंजन पोद्दार का करा हुआ नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी जो इस देश के एक नागरिक भी हैं, वो व्यक्तिगत रूप से सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए कुछ दस्तावेज लेकर के, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को इस चीज के लिए कन्विंस किया। देखिए ऐसा है कि इस कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ घालमेल है, और आप ये भी समझती होंगी कि सुप्रीम कोर्ट बिना तथ्यों और बिना सबूतों और बिना प्रमाण के आधार पे कोई भी निर्णय नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट यहाँ तक कि रिट भी स्वीकार नहीं करता बिना किसी प्रमाण के। तो सुब्रमण्यम स्वामी की जनहित याचिका पे सुप्रीम कोर्ट ने जब देखा कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें दाल में कुछ काला है, सुप्रीम कोर्ट को लगा, तब सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, और सुब्रमण्यम स्वामी जी की याचिका के ऊपर कौशिक जी हंस रहे हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि कोर्ट ने मामला है, कोर्ट ने तमाम आदेश दिए। आप इकट्ठा ही पूछ लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद में जब मुकदमा दर्ज कर दिया तो क्या इस देश की जो जांच एजेंसी है, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे और भी कोई एजेंसी, इनकम टैक्स हो, सेल टैक्स हो, जीएसटी हो, क्या मुकदमा दर्ज होने के बाद में उनको जांच नहीं करनी चाहिए, उनको पूछताछ नहीं करनी चाहिए? क्योंकि एक परिवार ऐसा है जो आज तक कभी सरकार नचा रही है। ठीक है जी पोद्दार सर, एजेंसियों को तो तमाम विपक्षी पार्टियां कह देती है कि नचा रहे हैं, चाहे कोई भी सत्ता में हो कोई भी विपक्ष में हो। कौशिक जी आप हंस रहे थे, आप मुझे ये बता दीजिए कि आपको किस चीज पर हंसी आ रही थी? क्या ये सच नहीं है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मुद्दे को उठाया था? क्या ये सच नहीं है कि कोर्ट के आदेश के बाद इसमें जांच हुई है? क्या ये सच नहीं है कि बहुत ही नाटकीय ढंग से नेशनल हेराल्ड को, एजेएल को जो है यंग इंडिया लिमिटेड में लाया गया, 76% शेयर एक ही परिवार के? क्या ये बहुत ही, किस चीज के बारे में आप हंस रहे हैं, बताइए। मैं इस बात के ऊपर हंस रहा हूँ कि देश के नए नवेले वैज्ञानिक माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसी वॉशिंग मशीन बना दिया है कि जिसमें सीबीआई और ईडी के द्वारा लोगों को लाया जाता है, विपक्षी नेताओं को, और भाजपा में लाकर उन्हें ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। आप ये देखिए कि महाराष्ट्र में सरकार इन्होंने सीबीआई और ईडी के दम पर गिराई। वहां शिव सैनिकों के पत्र प्रकाशित हुए हैं जिसमें उन्होंने सत्ता के दौरान ही अपने प्रमुख से कहा था। ठीक है, कोशिश करते हैं इसकी जवाब ले लेते हैं। शबनम पांडे जी, ये मैंने पिछली बार एफआईआर दर्ज हुई थी। ठीक है, ये सर एक बहुत ही रटाया वाला स्टेटमेंट हो गया है। टीएमसी के साथ बहस करती हूँ वो भी यही कहती है, कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के किसी प्रवक्ता के साथ मैं बैठती हूँ उस डिबेट में यही कहते हैं। मैंने कल भी यही कहा था, परसों भी मैंने यही सुना, जब मैं टीएमसी के मुद्दे पर बात कर रही थी यही सुना। शबनम जी आप प्लीज बता दीजिए, ये मैंने पिछली बार भी कहा था कि बीजेपी उस डिटर्जेंट का नाम, उस वॉशिंग मशीन का नाम बता ही दे, आखिर हो क्या रहा है। और अगर बीजेपी कार्रवाई कर रही है, और अगर बीजेपी निष्पक्ष कार्रवाई कर रही है, तो कुछ बीजेपी नेताओं के या फिर बीजेपी के एनडीए में शामिल कुछ नेताओं के, ऐसे लोगों के भी नाम गिनवा दीजिए जिन पर कार्रवाई हो रही हो। शबनम जी आज जवाब दे दीजिए कांग्रेस को। नितिशा जी एक बात मैं कहना चाहती हूँ, ये जितने भी विपक्षी पार्टी के कहते हैं हमारे पार्टी के जो भ्रष्टाचारी थे वो आपकी पार्टी में जाके साथ कैसे हुए? पहला तो प्रश्न ये उठता है कि इनके पार्टी में वो भ्रष्टाचारी क्यों थे और कितने दिन से थे, उस वक्त ये किस डिटर्जेंट से उनकी सफाई कर रहे थे, ये पूछना जरूरी है। क्योंकि आज जनता को पता चल गया है कि ये जरूर भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में रखे हुए हैं, इसलिए कहते हैं ये जो चला जाता है उसको कहते हैं वो वहां जाके कैसे साफ हो जाता है। देखिए हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि सत्संगति में रहना चाहिए, ये हमारे बड़े हमेशा कहते हैं। जब आप अच्छे संगत में जाओगे तो आप वो भ्रष्टाचार नहीं करोगे। पर अगली बार कुछ नाम भी कांग्रेस को, टीएमसी को गिनवा दिए जाए। पोद्दार जी एक बात बताइए, अब ताला तो लग चुका है, ईडी ने ये साफ कर दिया है कि ये मामला बहुत गंभीर है, इसमें जांच बहुत गहराई तक की जाएगी। साफ पता चल गया ईडी के कदम से, तालाबंदी जब कर दी गई है, जब सील कर दिया गया है, मतलब अंदर सबूत मौजूद है।
अब अगला कदम क्या हो सकता है? राहुल और सोनिया के लिए क्या सलाखें अगली मंजिल हो सकती हैं आने वाले समय में? क्या ये जो पूरा मामला है इस मोड़ पे आ सकता है? नीति साहब, पहले तो मैं आपका जो अभी सवाल था जो आपने शबनम जी से किया था, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अपने विचार इसके ऊपर कुछ रखना चाहूंगा, आपकी अनुमति। शॉर्ट रखिएगा सर। जी देखिए नीति साहब, ऐसा है कि ये जो अभी विपक्ष जिस तरीके से प्रलाप कर रहा है, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती कि कम से कम 12 राज्यों के अंदर अपोजिशन की सरकार है, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो या तमिलनाडु हो, तेलंगाना। मैं ये कहता हूं कि अगर वहां पे कोई भारतीय या बंगाल हो, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अगर भ्रष्टाचारी है तो वहां तो आपकी सरकार है, मुकदमा बुक कीजिए, अपनी SIT को लगाइए उसके पीछे। खाली टेलीविजन के ऊपर आकर के आप आरोप लगाइए, बीच में ना बोलिए कौशिक जी, बीच में ना बोलिए, दुश्मनी निकालने का माध्यम बना ले। आपको शर्म आनी चाहिए चैनल पर बैठकर आप इस तरह की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर केंद्र के अंदर कोई नेता भ्रष्टाचारी है तो जैसे मैं आपको कह रहा था, सुब्रमण्यम स्वामी जी कोर्ट गए और वहां से मुकदमा दर्ज करने का वो आदेश ले आए। आप भी नेताओं के लिए और जाकर सुब्रमण्यम स्वामी जी भ्रष्टाचारी है, कौन सी पार्टी के नेता है? चोर चोर मौके भाई मिलकर एक धंधा बना लिया कि नहीं। पोदार जी आप बताइए कि इस केस में अगला मोड़ क्या हो सकता है, कितनी बड़ी मुश्किल हो सकती है? कहने का तात्पर्य नीति साहब, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अगर मान लीजिए कोई कांग्रेस या किसी अपोजिशन के नेता ने भ्रष्टाचार किया है तो उसका बैलेंस बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के भी 4 विधायक उठा करके अंदर डाल दो। ऐसा तो संभव नहीं है ना कि जो आदमी आरोपित है जांच तो उसी की होगी। अब जो आपने सवाल किया था मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं पूरे देश को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो कल ईडी ने जो यंग इंडिया का जो दफ्तर सील किया है, वो दफ्तर ईडी ने इसलिए सील किया है क्योंकि यंग इंडिया के दफ्तर के अंदर वहां बताया गया है कि यहाँ कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है जो आपको दफ्तर की तलाशी दिलवा दे, उस ऑफिस की तलाशी दिलवा ले। इसलिए बिना किसी की मौजूदगी में ईडी वहां पे तलाशी नहीं लेना चाहती थी और जिम्मेदार व्यक्ति नहीं होने की वजह से उन्होंने सील कर दिया ताकि उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। और जो अब आपने जो सवाल किया उस बात का जवाब सुनिए कि जो आप कह रहे हो कि आगे क्या होने वाला। देखिए ऐसा है कि ईडी इसकी जांच कर रही है और ईडी की अपनी कुछ प्रतिबद्धताएं हैं कि जो चीजें वो रोज सार्वजनिक नहीं कर सकती। ईडी के पास कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हाथ लगी होंगी जिसकी वजह से आज कांग्रेस नेतृत्व इतना छटपटा रहा है। अन्यथा ये मामला तो चलते हुए 4 साल हो गए, तो अभी तक इतना उगलापात क्यों नहीं लगी? इसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनको मिला होगा। लेकिन एक बात और मैं बता देना चाहता हूं कि अपोजिशन जो कल मैंने जो न्यूज पढ़ी नीति साहब, मुझे बहुत दुख हुआ इस देश का एक नागरिक होने के नाते। इस देश की अपोजिशन की जो 17 पार्टियां हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लिख करके दिया है कि जो PA MLA यानी कि जो भ्रष्टाचार के ऊपर जांच की जो कार्रवाई है वो ईडी के दांत उठे किया जाए, ईडी को जो नखून और जो दांत दिए हुए हैं उनको हटा दिया जाए, यानी कि ईडी कोई विशेष कार्रवाई नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हमें भ्रष्टाचार करने की आजादी हो, कोई जांच एजेंसी हमारे ऊपर कार्रवाई ना करे। मतलब तो कहने का तात्पर्य है कि जो पार्टियां भ्रष्टाचार के मुद्दे पे चुन के आई थी वो भी आज उसके अंदर शामिल है 17 पार्टियों के अंदर। तो बहुत दुखद है, जबकि होना क्या चाहिए कि आपको जांच का सामना करना चाहिए। मेरा ये मानना है जांच का सामना करना चाहिए और देश के न्यायालय पर भरोसा रखना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है जी कौशिक जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से विरोधी नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं झूठे, और जो सत्ता पक्ष है वो जमकर घोटाले करने में लगा हुआ है, तो मोदी सरकार की जांच कौन करेगा? उठाइए ना कौशिक जी, आप उठाइए, आप समझे नहीं ना। में जाइए। लेकिन देश की जनता को हिंदू मुस्लिम में बांटकर ये जो भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है विपक्ष के ऊपर कीचड़ उछालने की, केसेस बन रहे हैं ना, कांग्रेस भी जाए, तमाम नागरिक इस देश के जिनको अगर सबूत मिलते हैं, जिनको हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें क्या बात है? बिल्कुल हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। देश में कोरोना वैक्सीन सबसे बड़ा घोटाला है। कौशिक जी समय जी शबनम जी बहुत संक्षेप में। विजय जी तो ऐसे बोल रहे हैं अगर किसी के घर चोरी हुआ, चोर पकड़ा जाए तो रिश्तेदार कहेंगे भाई इसको क्यों पकड़ रहे हो, और घरों की चोरी वाले चोर को भी पकड़ो, इसको छोड़ो।
ये हाल है विपक्ष का कि अगर इनकी चोरी पकड़ी जा रही है, भाई अगर आप साफ सुथरे आप निडर होकर अपना साथ दीजिए, ईडी जो जांच कर रही है उसको जांच कर समर्थन करिए, पर कहीं ना कहीं कुछ गलत है। तभी तो कोर्ट ने जमानत से बाहर रखा है, क्लीन चिट नहीं दिया है। मोदी जी पे भी आप लोगों ने आरोप लगाया, उन्होंने शांति से उस आरोप का सामना कोर्ट में किया, कोर्ट में उन्होंने सामना किया। भाई ईडी क्यों डराने की कोशिश करेगी? ईडी जो है ऑटोनोमस बॉडी है, अगर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज कहीं देखती है तो वो अपनी कार्रवाई करती है। ये क्या चाहते हैं, जैसे सीबीआई को इन्होंने अपने समय में पिंजरे का तोता बनाया था, ये चाहते हैं कि ईडी भी वैसे करे। सीबीआई को बोलते हैं पिंजरे का तोता, आज विपक्ष में कांग्रेस है, कांग्रेस कह रही है ईडी बीजेपी। लेकिन आप रोज आप सामने अकूत संपत्ति पा रहे हैं इन विपक्षियों का जो हाहाकार मचा रहे हैं, रोज कुछ न कुछ सबूत के साथ ईडी सामने दिख रही है, उसके बावजूद भी अगर इस तरह से आरोप लगाए तो जनता अंधी और बहरी नहीं है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शबनम जी, विजय कौशिक जी और निरंजन पोद्दार जी इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए और देश के सामने अपना मत रखने के लिए। तो ईडी नकेल कसने जा रही है, भ्रष्टाचार के ऊपर तालाबंदी कर दी गई है, सील कर दिया गया है दफ्तर को। अब आगे क्या कार्रवाई होगी ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन कांग्रेस अब भी लगातार यही कह रही है कि ये बदले की भावना से की गई कार्रवाई है और इसमें ईडी को इस्तेमाल किया जा रहा है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़।